वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी का यह थर्ड पार्ट रहने वाला है। ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हालांकि जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। द सिलेक्शन गुरुजी के बुक के द्वारा ही हम लोग प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। 2019 में टोटल 16 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्य 284 वर्ष उपस्थित थे। माफ करिएगा, इस दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से 284 जो सदस्य थे यह क्या थे? उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे। थोड़ा गलत यहाँ पर दिया गया था। संविधान के मूल प्रति पर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर की। इसके अलावा 24 जनवरी को ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया एवं बंकिम चंद्र टर्री द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थी? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी नहीं थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि के.एम. मुंशी। राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकला। भारतीय संविधान बनाने के दौरान अलग अलग समितियों का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के बारे में अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते भी हैं। संघ संचालन या नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति राज्य से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। इन सभी समितियों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कौन सा समिति है? तो प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति है। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन राज्य संविधान समिति मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के बारे में हर बार पूछा भी जाता है। प्रारूप समिति इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसका प्रमुख कार्य संविधान का रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। जबकि सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने पर वंचित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक जुलूस निकालने पर, निरायुध सम्मेलन करने पर। इसके बारे में अनुच्छेद 19 में चर्चा किया जा चुका है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। किससे है? बैंकिंग सुधार से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 245 है। कितनी है? 245। अधिकतम कितनी है? तो 250 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। किससे है? वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा किया गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा किया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं मिलती है, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। संसद का संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व बंटवारा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 101 नंबर है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन पूछा जा रहा है तो 356 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अगर पूछा जाता तो 352 हो जाता। वित्तीय आपात 360 हो जाता।
संवैधानिक आपातकाल या फिर इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं लगातार से कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आपातकाल लगाने की या समाप्त होने की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 352 से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यह आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। जी बिल्कुल, पहले यह आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था, पर यह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो हाल में बिहार पुलिस में पूछा भी गया। इस आपातकाल को अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब? तो 1962 में लगाया गया पहली बार, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। 2 बार युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर और 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया है। 1962 में भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया था, इस कारण से आपातकाल लगाई गई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाए गए। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार द्वारा अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के केवल लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगा सकता है। लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगा सकता है। कौन सा आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा न तो था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द की नहीं। एक मिनट, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा तो था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा कहीं नहीं किया गया था। भारतीय संविधान में केवल 1 बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा किया गया है, और किसके द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 392 में किया गया है। अनुच्छेद 356, अगर किसी राज्य में चुनाव होता है और वहां कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं किया जा सकता, अर्थात संवैधानिक आपातकाल की स्थिति बन गया है। तब राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके सिफारिश पर? तो राज्यपाल के सिफारिश पर। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल उस राज्य के प्रशासन को देखता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मंत्रिपरिषद का तो विघटन कर दिया जाता है, पर उस राज्य के न्यायालय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात न्यायालय जो है पूर्व की भांति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता रहता है। ध्यान रखिएगा, न्यायालय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आपातकाल का सबसे ज़्यादा बार दुरुपयोग किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, लेकिन अपवाद जो है यह पंजाब ही है, वहाँ 4 वर्ष के लिए आपातकाल लगाया गया था। अनुच्छेद 360 की भी बात कर लेते हैं। इसमें किस चीज़ का चर्चा है? तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। जब देश के सामने वित्त या फिर पैसा से संबंधित समस्या हो जाए, वैसी स्थिति में इस आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है, पर अब तक इस आपातकाल का प्रयोग 1 बार भी नहीं किया गया है। अच्छी बात है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, और आज की इस वीडियो का 8 नंबर प्रश्न। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 92 में। कौन से में? अनुच्छेद 92। सभापति या उपसभापति को जब हटाने का संकल्प लाया जाए तो 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। 14 दिन पूर्व ही सूचना देना पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। 89 में सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 98 में लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है, और अनुच्छेद 96 के अनुसार जब स्पीकर या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो तब वे पीठासीन नहीं होंगे, अनुच्छेद 96 के तहत। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? बताएंगे। आगे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में अभी पूछा भी गया।
तो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री के संस्तुति पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो लोकसभा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो यह समिति है लोक लेखा समिति, जिसका गठन 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में एक दलीय नहीं, दो दलीय नहीं, बहुदलीय है। भारत में कई सारे राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण भारत की दलीय व्यवस्था बहुदलीय है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद हमेशा से एक मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है। शुरुआती समय में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता था। इस कारण से राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने इसके लिए कांग्रेस सिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान में भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। रूस और चीन में एक दलीय व्यवस्था है, अर्थात वहाँ एक ही दल की उपस्थिति है। वहाँ एक ही दल की उपस्थिति है। कौन से देश में? तो रूस और चीन में। जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय पद्धति प्रचलन में है। अमेरिका की प्रमुख पार्टी है रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी। वही वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे। हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं अमेरिका में। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को राजस्थान और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर से। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल से की जाती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल से की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन यह संबंधित है पंचायती राज से, और यह लागू नहीं है तो कहाँ नहीं? तो नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और मेघालय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब जो है लागू हो गया है, जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गया है। उसमें जब पूछा गया था तब लागू नहीं था। अब 25/8/2019 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इनमें से कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा जा रहा है। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। मार्लेमिंटो सुधार 1909 केंद्र में द्वैध शासन, यह गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, यह भी गलत है, 1909 होना चाहिए था। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन, नहीं प्रांतों में नहीं, केंद्र में द्वैध शासन, और वही 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ, अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का शुरुआत हुआ, जबकि 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के भारत शासन एक्ट के द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता जैसे कि दिया गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन या कैसी व्यवस्था है? यह संघात्मक विशेषता है। 2 सरकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, लिखित संविधान, कठोर संविधान, सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। वही एकात्मक विशेषता भी दिया गया है, जैसे कि एक मजबूत एक सशस्त्र केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, लचीला संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों गुण विद्यमान हैं, पता भी होगा, इसलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघीय भी कहा जाता है।
हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में सिर्फ कहा गया है कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। हमारे संविधान में प्रस्तावना जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से अपनाया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की चर्चा है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग प्रस्तावना को याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 114 और इस 19 मेंस का क्वेश्चन नंबर 4। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? तो एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। आगे बढ़िए। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? कह सकते हैं कि डीपीएसपी को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 से नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। डीपीएसपी तत्व भविष्य का अधिकार है, जबकि मौलिक अधिकार वर्तमान में मिले अधिकार है। सरकार के पास संसाधन होने पर नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाएगा, अतः कोई नागरिक न्यायालय में जाकर इसे लागू करने की मांग नहीं कर सकता है, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखते होंगे जैसे कि बिहार सरकार जो है विधवा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन 400 रुपये आई थिंक देता है, वही दिल्ली सरकार जो है 4000 देता है। तो जिसका जितनी क्षमता होती है राज्यों की, उस अनुसार से उतना पैसा देने की कोशिश करता है। इसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ भाई दिल्ली में इतना पैसा दे रहा है, इतना अनाज दे रहा है, आप हमें इतना ही दे रहे हो। इसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जितना देने में असमर्थ है बस उतना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि मौलिक अधिकार लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य है। अगर मौलिक अधिकार हमसे छीना जाता है तो उसके लिए हम लोग सीधे हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और न्यायालय उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, अर्थात मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति या संस्था पहले उच्च न्यायालय जा सकता है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय जा सकता है, या व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है तो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति यदि अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, अर्थात संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा है नहीं। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग कहाँ से स्टार्ट होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होता है, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया जाता है। एक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दे तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण माना जाता है एवं राष्ट्रपति को उसी क्षण अपना पद छोड़ना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जैसा है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? विशेषित अधिकार का प्रयोग नहीं करता, जबकि अत्यंतिक अधिकार निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो का यूज करता है। विशेषित वीटो का प्रयोग कौन करता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो शक्ति प्राप्त है: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति 2 मामलों में करते हैं।
कौन से 2 मामले? तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में और दूसरा है सरकारी विधेयक के संबंध में। जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तब अत्यंतिक वीटो जारी करता है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाने के संदर्भ में होता है। वही पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार से इसे क्रम से सजाना है, तो राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इनका कार्यकाल भी दिया गया है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार, 1962, 1971, 1975। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न कराता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और भी समिति जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, अन्य है दांतवाला समिति, हनुमत राव समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारी आयोग 1983 में आया था। सच्चर समिति मुस्लिमों के पिछड़ेपन से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया समिति की सिफारिश पर की गई थी। सरकारिया समिति पर। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में सरकारिया समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। के संथाना समिति का गठन कब किया गया था? तो के संथाना समिति का गठन 1962 में हुआ था। संथाना समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 में। नियोगी समिति का गठन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर किया गया था। नियोगी समिति का गठन ईसाई मिशनरियों की गतिविधि पर किया गया था। वही राज्य मन्हार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 22 दिसंबर 1969 को किया गया था। इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है 2019 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 22/12/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा और सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। गौर करिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय बना। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत के वायसराय को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी बने। 1950 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया एवं उसके जगह पर राष्ट्रपति नामक पद का सृजन किया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के प्रस्तावना का रूप लेता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, अर्थात भारत में संविधान सर्वोच्च है एवं शक्ति भारत की जनता से प्राप्त होता है। वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। प्रस्तावना में
संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन सिर्फ सकारात्मक संशोधन, नकारात्मक नहीं। सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक संशोधन कर सकती है, नकारात्मक नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है या कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हिंदुओं द्वारा तिलक लगाना, मुस्लिमों द्वारा दाढ़ी रखना, सिखों द्वारा बाल रखना इत्यादि प्रचार में किसी का धार्मिक परिवर्तन कराना शामिल नहीं है। प्रचार में किसी का धार्मिक परिवर्तन कराना शामिल नहीं है। किसी व्यक्ति का अगर बलात्पूर्वक धर्मांतरण करा जाता है, मतलब बलपूर्वक धर्मांतरण करा जाता है तो गैर कानूनी है, वह इसके लिए सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार की चर्चा किया गया है। जैसे मुस्लिम द्वारा मस्जिद एवं मदरसा का प्रबंधन किया जाता है, सिखों द्वारा गुरुद्वारा का प्रबंधन किया जाता है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो संसद है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यह देश में विचार विमर्श या विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। जिस तरह से केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से राज्य में विधान मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। बिल्कुल। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जी हाँ। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जी बिल्कुल। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। कतई नहीं, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख लीजिए, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। पीठासीन अधिकारी मत बराबरी की स्थिति में सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है, वह प्रथम मत का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, यह गलत दिया गया था ऑप्शन नंबर डी। लेकिन पीठासीन अधिकारी जो है मत बराबरी की स्थिति में सिर्फ निर्णायक मत दे सकते हैं, प्रथम मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो लोकसभा का सामान्य सदस्य के रूप में पहला मत का प्रयोग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 14 दिनों के लिए, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, केंद्र में यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि राज्य में यह निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो वह अधिनियम 14 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है। अगर कोई धन विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद भी अधिकतम 14 दिन तक रोक करके रख सकते हैं। 14 दिन के बाद विधेयक अपने आप पारित माना जाता है। धन विधेयक के मामले में केंद्र में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है एवं राज्य में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्लियर, समझ रहे होंगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक केंद्र में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, वही राज्य में सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, वही विधानसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। यदि धन विधेयक लोकसभा में राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हस्ताक्षर करेगा, कानून बन जाएगा। अगर वो हस्ताक्षर करेगा तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वह पहले धन विधेयक को स्वीकृति दे चुका है। धन विधेयक को राज्यपाल भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि राज्यपाल धन विधेयक को पहले स्वीकृति दे चुका है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, न तो केंद्र में और न ही राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह किसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है?
एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह हो जाएगा, यहाँ पे 6 माह होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश में केंद्रीय मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए 6 महीना के भीतर उसे संसद का सदस्य लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से राज्य में मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वह अधिकतम 6 महीना के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य ग्रहण करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ब्रिटेन में मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य रहना अनिवार्य है और वो भी संसद के निचले सदन का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की थी। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र बना। एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा बोलने में कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि लगातार से मैं करवा रही हूँ। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन गया। कब? 1971 में। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये देश के पहले लोकपाल थे और हाल ही में ये बिहार पुलिस में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो दल बदल की चर्चा होगा 10 से दल और 10 से 10 तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम पारित किया गया एवं भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीत के बाद उसे उसी दल के सदस्य बने रहने चाहिए और उस दल के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर कोई सदस्य अपने दल बदलता है, उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव में जीत दर्ज किया है तो निर्दलीय सदस्य के रूप में ही बने रहना चाहिए। यदि वह किसी दल की सत्ता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर कोई नाम निर्देशित सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य चाहे तो 6 महीने के भीतर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर वह 6 महीना के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। गौर करते चलिएगा, दल बदलू सदस्य को कोई मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। दल बदलू जो सदस्य होते, कभी ये दल से कभी वो दल से वो दल, तो उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई दल का 1/3 सदस्य या इससे ज़्यादा सदस्य चाहे तो किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर सकता है तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगा। इस प्रावधान के बावजूद दल बदल रुक नहीं रहा था। तब संविधान में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया एवं प्रावधान यह किया गया कि दल बदलने के लिए 2/3 या उससे अधिक सदस्यों का सहमति अनिवार्य है, अर्थात किसी दल के 2/3 सदस्य या इससे अधिक सदस्य दल बदल सकते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ समय देती हूँ, रुक जाती हूँ, वीडियो को पॉस्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित समिति कौन सा? दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है, चाहे वो अशोक मेहता जो कि 2 स्तरीय, GV राव समिति ये भी पंचायती राज, LM सिंघवी समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है 2019 सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ है नवंबर 1946 में। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो दिल्ली पहुंचा था।
इस मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कौन थे? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड या फिर व्यापार मंडल थे और यही अध्यक्ष बनाए गए थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस कौन थे? तो भारत के सचिव थे, यही कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड या व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए अनुरोध किया। इस मांग को जब कैबिनेट ने संन्यास स्वीकार कर लिया कर दिया तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 से सीधी कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दी। तो सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। टोटल 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे बताना है कौन नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसमें और जो नाम दिए गए हैं सभी के सभी शामिल थे, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो, डॉक्टर KM मुंशी हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल नाम भी दिया गया है, जैसे कि N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, इन्होंने VL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पर दे दिया था। TT कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। तो याद रखिएगा, DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी आए और VL मित्रा की जगह N माधवन आए। भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा, जबकि कानूनी न्याय की चर्चा नहीं है। 3 प्रकार के ही न्याय की चर्चा है। न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 26 हो जाएंगे। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने एवं अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक कार्यों या संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है? तो किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि धार्मिक चीज़ों में टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 में क्या है? तो सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हो चुका है। आ जाइए 140 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? आसान प्रश्न है। अनुच्छेद 51 का क, भाग 4 का क। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पद यानी सभापति होता है। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने का। संसद का विश्रांति काल में कोई भी उस समय सदन नहीं चल रहा हो तब जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वायसराय को अधिकार दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है।
तो उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता पूछा जा रहा है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जी बिल्कुल। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, जी हाँ। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य है, यह गलत है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य नहीं। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, जी हाँ। उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, न कि लोकसभा का, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का योग्यता और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए? 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए? तो 7 चरणों में। 7 चरणों में। देश में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में संपन्न हुआ। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री अगर त्याग पर देना चाहे तो किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है, लोकसभा का नेता होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। क्लियर? बस सुनते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कम समय में आप लोग का रिवीजन मैं करवाने वाली हूँ। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसी बात पर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करिए, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिल सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री को सम्मान में उच्च माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जबकि सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी सदस्य के सदस्यों में से होता है? सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। 300 जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, और यह सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से याचिका का प्रमुख नहीं है? याचिका का उल्लेख नहीं है, माफ करिएगा, याचिका का उल्लेख नहीं है तो प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, जबकि आदेश नहीं है। याचिका को ही रिट कहा जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है 5 प्रकार की, वही हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करती है। 5 प्रकार के रिट है, कौन कौन सा है तो गौर करिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश जिसे इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं, आजकल इंग्लिश शब्द भी पूछा जाता है, प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, उत्प्रेषण, सर्ट्यूरी। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा को वारंटो। नेक्स्ट है 2020 में पूछे गए प्रश्न। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 के शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान भारत में 28 राज्य एवं 8 के शासित प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1853 में किया गया था। हालांकि मान्यता जो है, माफ करिएगा, 1953 में किया गया था, लेकिन मान्यता जो है 1956 में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है, आरंभक है, जबकि जेरीमेंडरिंग नहीं है। जेरीमेंडरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जेरीमेंडरिंग की प्रथा यूएसए में प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया सहित सभी निर्णय में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी या सहभागिता होती है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जनता कभी भी सत्ता छोड़ने को कह सकती है। कैसे कह सकती है तो वोट के आधार पर। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलन में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे एवं विकसित देश में सफल हो सकता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रेज, एवी अलेक्जेंडर थे, जबकि विलियम वार्ड नहीं थे। क्लियर? आगे भी हमने चर्चा इसके बारे में कर लिया है।
24 मार्च 1946 को भारत में आया था। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था। क्लियर हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो छठी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे बी। उत्तर पूर्व के 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कुल 10 स्वशासित जिला परिषद का गठन किया गया है। स्वशासित जिला परिषद को खुद से शासन करने के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। देश के दूसरे हिस्सों में उपस्थित जिला परिषद से स्वशासित जिला परिषद ज़्यादा शक्तिशाली होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा, माफ करिएगा, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की अवधि पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है, कह सकते हैं कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर। आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूलाधिकार को छोड़कर सभी मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? यह क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में पूछा भी गया। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकार जो है प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जैसे कि युद्ध हो गया, वह आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाए जाते हैं, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके ध्यान रखिएगा। भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगे हैं। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार भारत में हो चुका है, मतलब कि कह सकते हैं कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। कब कब? 1962, 1971 और 1975। 1962, 1971 और 1975। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। आप लोग इसके बारे में डिटेल जानते होंगे। इंदिरा गांधी ने वैसा किया था, इस कारण से मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया, जिसमें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, मतलब सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया, हथियार बंद विद्रोह को जोड़ दिया गया आंतरिक अशांति के जगह पर। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल, गौर करिएगा, लिखित सिफारिश पर करे, मतलब लिखित सिफारिश दे, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकते हैं। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया और मंत्रिमंडल की चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 352 में ही किया गया है। भारतीय संविधान में अब तक मात्र 1 बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा था, परंतु मंत्रिमंडल शब्द का नहीं, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत शामिल किया गया। क्लियर? आगे बढ़िए जी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जो कि लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका से। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वही अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है। यह केवल भारत के अल्पसंख्यक के लिए है, न कि विदेशियों के लिए है। भारत में कुल 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जिसमें शामिल है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। सबसे अंतिम में जैन को जोड़ा गया है।
ध्यान रखिएगा, सबसे अंतिम में जैन को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है। भारत में अगर वरीयता क्रम की बात की जाए तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल और पांचवें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 के नंबर पर कौन आते हैं तो उप प्रधानमंत्री आते हैं। यहाँ पर दिया भी गया, देखना चाहें तो देख सकते हैं। छठे नंबर पर भी बात कर लेते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। सातवें नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इतना याद रखने से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर ही लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो होता है अंतिम होता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो एन संजीवा रेड्डी, पूरा नाम हुआ नीलम संजीवा रेड्डी। गौर करिएगा राष्ट्रपति पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है तो राजेंद्र प्रसाद ही हैं। लगातार 2 कार्यकाल तक नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन है तो राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गया। एक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों मुस्लिम हैं। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो पहली बार चुनाव हार गए थे लेकिन दूसरी बार निर्विरोध चुन लिए गए। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू हैं। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू ही हैं, जिनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है तो आंसर हो जाएगा प्रविलंबन। प्रविलंबन। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 एवं राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे तो राम सुभाष सिंह। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। विपक्ष का पूछा गया था तो राम शुभंग सिंह हो जाएगा। लोकसभा में विपक्षी दल क्यों मानता है तो लोकसभा के कुल सीटों का 10वां हिस्सा के बराबर सीटें गैर सत्तापक्ष होने चाहिए। लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता हेतु लोकसभा के कुल सीटों का हिस्सा के बराबर सीट गैर सत्तापक्ष पार्टी के पास होने चाहिए। मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता 1977 में YV चौहान बने थे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है तो मोरारजी देसाई ही हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को पूछा जा रहा है तो 6 माह के लिए हो जाएगा। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, पर धर्म विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बताइएगा। चरण सिंह तो रहे ही हैं यूपी के। मोरारजी देसाई यह रहे हैं मुंबई के। HD देवगौड़ा यह भी रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। HD देवगौड़ा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। PV नरसिम्हा राव यह कहाँ के रहे थे तो आंध्र प्रदेश के रहे थे। बाकी देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है, जी हाँ। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जी हाँ। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, जी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है, न कि मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है।
मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 163 नंबर, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जी बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। यह भी सही दिया गया है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं होना चाहिए, 40 होना चाहिए, इससे कम नहीं। विधान परिषद में सदस्य कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं? तो गौर करिएगा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय से होता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव शिक्षक द्वारा, 1/12 सदस्यों का चुनाव विद्यार्थियों या फिर स्नातकों द्वारा, 1/6 सदस्यों का चुनाव जो होता है मनोनीत जो होता है या राज्यपाल के द्वारा होता है, मनोनीत होता है। अर्थात 5/6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 500 है। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य क्या कितनी है? तो 60 है। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 60 है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 ही थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गए हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में 14 भाषा मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा शामिल हो चुकी हैं। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद नहीं है, और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया। तो कह सकते हैं कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का ही पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? तो संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा ही चुने जाते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। पूरा नाम हुआ गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। गौर करिएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे 2, 3, 4 ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है, पर पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राम सभा गांव में उन सभी व्यक्तियों का समूह है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, यह सब राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? FB हनीफा ने। EVM का आविष्कार 1980 में किया गया था। इसे एकीकृत सर्किट का उपयोग कर बनाया गया था। एक EVM में अधिकतम 3840 मतों का रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक EVM में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। EVM का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कब चुनाव करवाया था? 1999 में। लोकसभा चुनाव में EVM का प्रयोग पहली बार 2004 के आम चुनाव में किया गया। VVPAT का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ किया गया था? तो नागालैंड के उपचुनाव में किया गया था। कब किया गया था? तो 2013 में। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वही VVPAT का होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इनमें से कौन सी संस्था संविधान नेतर है? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1882 में। लॉर्ड रिपन भारत में सबसे उदार वायसराय में से एक थे। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। 2021 मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया? तो 22।
संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। यह भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है। एकात्मक एवं संघात्मक विशेषता पहचान का सबसे आसान तरीका, जहाँ शक्ति का केंद्रीकरण हो वह एकात्मक विशेषता होगा, जहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण हो वह संघात्मक विशेषता होगा। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अवशिष्ट विषय, इसमें ऐसा विषय होता है जिसके बारे में वर्णन संविधान के संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची तीनों में नहीं हो। भारत में अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान अनुच्छेद 275। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति की चर्चा किया गया है। कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए वाद किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए वाद करने वाला संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध दल बदल अधिनियम से है। 51वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। CAG केंद्र सरकार, कैग जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के खातों की जांच कर सकता है। यहाँ तक स्थानीय निकाय के खातों की भी जांच कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए, जैसे कि लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। कोरम या गणपूर्ति के लिए भी सदन के कुल सदस्यों का 1/10 या फिर 10% होने चाहिए। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल जो है मौत की सजा के माफ़ कर सकता है, या गलत दिया गया है, मौत की सजा को माफ़ नहीं कर सकता है। बाकी इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? अपीलीय अधिकार, परामर्शी अधिकार, निरीक्षक अधिकार, आरंभिक अधिकार। उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता तो परामर्शी अधिकार यह आता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। परामर्शी अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 143 के तहत। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जिनमें से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो स्वर्ण कमेटी। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो राज्यों के पुनर्गठन से है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय पर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। इनमें से कौन नीचे गलत उल्लेखित है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वन स्थानीय निकाय। यहाँ पे देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें है शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल, न्याय एवं प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल किसे कहेंगे? तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। शून्यकाल 12 बजे से लेकर के दोपहर बजे तक का समय संसदीय शासन प्रणाली में भारत की यह देन है, जो कि 1962 में प्रचलन में आया। पूरा का अर्थ है PURA। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पूरा का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनाइट्स टू रूरल एरियाज, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनाइट्स टू रूरल एरिया हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना इसका कार्य होता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना, यह विचार सर्वप्रथम भारतीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया था। इसका उद्देश्य गांव से शहर की ओर लोगों का पलायन रोकना और शहर की सारी सुविधा गांव में ही प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था, संथानम समिति की सिफारिश पर। इस संगठन को 2003 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह किसी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 5 से लेकर के 11। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 होगा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40 होगा। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सीटों का 15%। राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा के कुल सीटों के 15% एवं न्यूनतम संख्या 12 है। दल बदल अधिनियम में संशोधन किया गया और प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य या उससे अधिक सदस्य अपना दल को छोड़कर किसी अन्य दल को ज्वाइन करते हैं तो यह अवैध नहीं होगा, लेकिन 2/3 से कम सदस्य दल बदलते हैं तो यह अवैध होगा एवं दल बदलने वाले सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगा। ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा ही। राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति करने का समान प्रक्रिया है। यह कार्य संसद करती है यदि कोई राज्य अपने विधानसभा से गठन या समाप्ति का प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक अधिकार आंशिक तौर पर समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ एवं चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा, अर्थात पूरी तरह से व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं किया गया। इसे समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 ऑलरेडी हो चुका है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अनुच्छेद माफ करिएगा अनुसूची 4 हो जाएगा, चौथी अनुसूची हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं? वैसे सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ विधानसभा हो, अर्थात 28 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश। एक हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया पुदुचेरी और तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जिसका विघटन कभी नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सदन कहा जाता है। पहली अनुसूची का संबंध भारत एवं इसके क्षेत्र से है। 5वीं अनुसूची का संबंध देश के अंदर सभी अनुसूचित क्षेत्र से है। वही 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल अधिनियम से है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, जबकि चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह यूपी के, एच देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर समाजवादी विचारधारा के नेता थे। बाकी ऑलरेडी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए या फिर 10%। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं और उसके साथ सूची दिया गया है। अनुच्छेद नहीं दिया गया, मेरे ख्याल से संविधान संशोधन दिए गए हैं। संविधान संशोधन होंगे, जैसे कि मिला लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन, तो ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर से, GST से हो जाएगा। आगे है 102वां संविधान संशोधन, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन,
यह किया गया था EWS के लिए 10% आरक्षण जो दिया जा रहा है। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त किया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा, संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखना चाहें शॉर्ट में तो देख सकते हैं। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में अधिकतम 10% का आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन तो 1968 में, अंतिम बार 2005 में, 8 बार टोटल 8 बार आपातकाल लगाए जा चुके हैं। बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग रामनाथ कोविंद भी होंगे, जाकिर हुसैन भी होंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 हो जाएंगे। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो डेमोस का तात्पर्य होता है जनता। डेमोस शब्द का मूल अर्थ भीड़ था, लेकिन आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता किया जाने लगा है, मतलब जनता लिया जाने लगा है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से बना है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसे करंट के अनुसार से याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 1/10। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो पॉलिटी हो चुका है, इसका मास्टर वीडियो जल्द ही आप लोग को मिल जाएंगे। और भी कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसे अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।